इंदौर के रहने वाले जयप्रकाश चोकसी के राज कपूर के समय से पारिवारिक संबंध थे। जयप्रकाश चोकसी ने बताया कि ऋषि कपूर पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। अमेरिका के कैंसर अस्पताल में न कई दिन गुजारने के बाद पिछले साल सितंबर में जब ऋषि लौटे तो उन्होंने बताया था कि उनका इलाज अभी पूरा नहीं हुआ, ये आगे भी जारी रहेगा और पूरी तरह से ठीक होने में वक्त लगेगा। इस साल तबीयत खराब होने से फरवरी में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वे मुंबई में वायरल फीवर की वजह से भर्ती हुए थे। 2 दिन पहले उन्हें सांस लेने में परेशानी की वजह से फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जयप्रकाश चोकसी ने ऋषि कपूर के साथ बिताए अपने कई पल साझा किए। जब ऋषि कपूर की आयु मात्र 3 वर्ष की थी और उन्होंने अभी अभी चलना सीखा था, तब राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गीत की शूटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया। गीत की पंक्तियां थी, हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियां। तो निशानियों के प्रतीक स्वरूप 3 बच्चे चलते हुए दिखाए थे। उनमें बड़े पुत्र रणधीर कपूर, बड़ी बेटी ऋतु नंदा और ऋषि कपूर, ये 3 बच्चे थे। तो 3 वर्ष की आयु से जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो उनकी मृत्यु के 3 वर्ष पहले तक जारी रही है, जब उन्होंने मुल्क फिल्म में अभिनय किया था। इस बीच उन्होंने अनेक फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। वो एकमात्र कपूर परिवार के सदस्य हैं जिनको राज कपूर ने श्री 420 के बाद मेरा नाम जोकर में 16 वर्षीय किशोर की भूमिका दी। उसके बाद 71 में बॉबी में रोमांटिक हीरो की तरह उसको प्रस्तुत किया। प्रेम रोग में जो नारी केंद्रित फिल्म थी उसमें ऋषि कपूर ने बहुत प्रभावत्मक अभिनय किया। और राज कपूर की जो लिखी आखिरी कहानी थी हिना, उसके नायक भी राज कपूर थे। इस तरह राज कपूर ने ऋषि कपूर के साथ अपने अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक काम किया है। ऋषि कपूर ने अपने जीवन के हर चरण में भूमिकाएं की हैं। जब रोमांटिक फिल्मों का दौर समाप्त हुआ तब उन्होंने चरित्र भूमिकाओं का अभिनय शुरू किया। करण जौहर की अग्निपथ में उन्होंने कसाई की भूमिका की है। वो देखने में बहुत मासूम से भोले भाले से आदमी थे, लेकिन कसाई की भूमिका में वो ऐसे रंग के उभरे कि एक क्षण के लिए विश्वास करना पड़ा कि आदमी कसाई है। इसी तरह हबीब फैजल की फिल्म 2 दूनी 4 उनके कैरियर में बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है। उस फिल्म में वो एक ईमानदार गणित के शिक्षक हैं जो परिवार के दबाव में मारुति कार खरीदना चाहता है, इसलिए जीवन में पहली बार समझौता करके एक छात्र के अंक बढ़ाने को तैयार हुआ है। लेकिन ऐन वक्त पर उसका एक भूतपूर्व छात्र वहाँ आके चरण छूता है और कहता है, सर आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बना दिया। ये सुनते ही वो रिश्वत लेने से इनकार कर देता है और अपनी ईमानदारी पर डटा रहता है। ये उस दौर की कहानी है जब मारुति कार मध्यम आय वर्ग का सपने के रूप में साकार हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने विलक्षण अभिनय किया। तो जो यात्रा श्री 420 से शुरू हुई वो जोकर, बॉबी, प्रेम रोग होते हुए आगे बढ़ती गई और ऋषि कपूर ने अपने जीवन में केवल एक फिल्म निर्देशित की है। उस फिल्म का नाम है आ अब लौट चले। रहा सवाल व्यक्तिगत रिश्तों का, तो मैं ऋषि कपूर के कक्ष में बैठा मेरे ससुर हरिकृष्ण प्रेमी की जन्म शती के लिए कुछ लेखक कलाकारों को, कुछ लेखक साहित्यकारों को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा था फ़ोन पर, और सब जगह से यही जवाब आ रहा था कि हम अभी बहुत व्यस्त हैं। तब ऋषि कपूर ने कहा कि ये क्यों फ़ोन कर रहा है, तो छोड़ो ना, मैं आऊँगा वहाँ पर। हरिकृष्ण प्रेमी की लिखी हुई एक फिल्म में मेरे पिता ने अभिनय किया है, तो ये रिश्ता काफ़ी है वहाँ मेरा आने के लिए। और उन्होंने हमसे टिकट के पैसे भी ले लिए, अपना खर्च कर वो यहाँ आए और उन्होंने जाल सभागृह में भाषण दिया। और उनका पहला वाक्य था कि कोई पिता कभी मरता नहीं, वो अपने संतान के सांसों में जीवित बना रहता है। उस दिन 20 मिनट तक उन्होंने धारा प्रवाह भाषण दिया और कई लोगों की आंखें नम हो गई।
इसके पहले 1985 में 86 में जब राम तेरी गंगा वैली की जुबली का समारोह, सिल्वर जुबली का समारोह नेहरू स्टेडियम इंदौर में मैंने आयोजित किया था। रवि जैन का ऑर्केस्ट्रा और फिल्म से जुड़े सभी कलाकार आए थे। ऋषि कपूर ने उस फिल्म में अभिनय नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि ये मेरे पिता की बनाई फिल्म है, तो मैं भी इंदौर चलूंगा। और इंदौर के मंच पर मैं हूँ प्रेम रोगी गीत पर वो खूब थिरके और नाचे भी थे। इंदौर, उनकी 2-3 यात्राएं उन्होंने इंदौर की है। जब मैं मुंबई में रहता था तब भी वो मेरे घर आते जाते रहे। हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। उनके परिवार के विवाह में हम लोग जाते रहे हैं। हमारे विवाह आयोजनों में वो लोग शिरकत करते रहे हैं। ऋषि कपूर एक विलक्षण अभिनेता थे, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं थी। उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था और नाराज होकर वो कुछ भी बोल सकते थे, परंतु जितनी जल्दी क्रोध आता था उतनी ही जल्दी वो क्षमा मांगने के लिए आपके सामने आ जाते थे। क्षमा मांगने के लिए बड़ा साहस, बड़ा कलेजा लगता है। उनसे गलतियां हो जाती थी, लेकिन वो क्षमा तुरंत मांग लेते थे। अच्छा, पहली बार हर चीज को ना कहने की उनकी आदत थी। कोई निर्माता फिल्म को ऑफर लेके आएगा, पहली बार तो ना बोलेंगे ही। जब आप दोबारा उनसे मिले कुछ समय बाद, तो फिर वो धीरे से हाँ बोलते हैं। एक दिन मैं उनके घर पर गया, सुभाष घाई की ताल का म्यूजिक रिलीज हुआ था, तो म्यूजिक का कैसेट लेके गया। सारे गाने एक बार सुनकर बोले क्या है यार, मामूली सा म्यूजिक है। थोड़ी देर बाद बोले फिर से सुनाओ। रात में कम से कम 10 बार उन्होंने ताल का वो कैसेट सुना और उनको संगीत बहुत पसंद आया। तो उनके स्वभाव में था कि पहली बार वो डिफेंसिवली ना बोलते थे और बाद में पुनर्विचार करके चीजें सहर्ष में करने को तैयार होते थे। बिट्टू आनंद उनका बचपन का मित्र था। बिट्टू आनंद के पिता भी फिल्म के लेखक थे। उन्होंने राज कपूर की आग और संगम की कहानी लिखी थी और पृथ्वीराज की कजिन से उनका विवाह हुआ था, तो रिश्तेदारी भी थी। तो बिट्टू आनंद के साथ वो स्कूल जाया करते थे, दोस्ती थी। जब ऋषि कपूर सफल सितारा हुए तो उन्होंने बिट्टू आनंद को प्रेरणा देकर निर्माता बनाया कि मैं एक्टिंग का कोई मेहनताना नहीं लूंगा, तू निर्माता बन। तो बिट्टू आनंद ने 2-3-4 सफल फिल्मों का निर्माण किया। अपने पुराने साथियों को लेकर चलना उनकी एक परंपरा थी। दीपावली के 2 माह पूर्व उन्होंने 3 ट्रक भर के चावल खरीदे और 1-1 किलो के 5 पैकेट बनाए और 5 पैकेट का एक बड़े बक्से में रखा और अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों के घर चावल भिजवाए। उनका कहना था दीपावली में मिठाई भेजना या ग्रीटिंग कार्ड भेजने से क्या फायदा, चावल भेजेंगे जो लोग खाएंगे और लंबे समय तक दीपावली को याद रखें। इस पूरी मशक्कत में 2 महीने उनके लगे और उनके पूरे स्टाफ के लगे। तो धुन का वो बहुत पक्का आदमी था। अभी 11 महीने तक स्लोन कैटरिंग में इलाज करके लौटे थे और लंग्स में पानी भरने की शिकायत होने लगी। बात समझ में नहीं आती है, पर पृथ्वीराज कपूर को भी लंग्स के बारे में शिकायत थी, राज कपूर को भी थी और ऋषि कपूर को भी थी। प्रतिभा ही नहीं, अभिनय के गुण ही नहीं, संभवतः बीमारियां भी अनुवांशिक होती हैं।